बहुत सारे जो आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाओं में एक हमारा आकाश गंगा है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, दुग्ध मेखला। और उस मिल्की वे में बहुत सारे अरबों इस तरह के तारे हैं, और उन तारों में से एक तारा हमारा सूरज है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देख रहा है ना। अब इस सूरज के चारों ओर जो घूमने वाले जो प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या 8 है, देख रहे हैं ना। अब हम लोग आए सूरज को देख रहे हैं, और इनके जो चारों ओर जो घूम रहा है इनकी संख्या कितनी है? 8 है। और इन 8 में से एक हमारी पृथ्वी है जो यहाँ पर छोटी सी दिख रही है, देख रहे हैं ना यहाँ पर। अब इस पृथ्वी को भी अगर हम लोग और आगे की ओर चलें, ये सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही हैं, इनका वजूद यही है कि इसके चारों ओर ऐसे ऐसे ये घूम रही हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसको निकाल लेते हैं यहां से, अब पृथ्वी को यहां से सीधे हम लोग आउट कर लिए, और आउट करके पृथ्वी को अगर देखिए तो उस पूरे ब्रह्मांड में जो सोलर सिस्टम थे, जो तारे थे, नक्षत्र थे, ग्रह थे, उनमें से एक हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर 7 महादेश हैं। इन 7 महादेश में एक हमारा महादेश है एशिया महादेश, है ना। और इस एशिया महादेश का 6 पार्ट है, और 6 पार्ट में से एक पार्ट है हमारा दक्षिण एशिया, है ना। और इस दक्षिण एशिया के लगभग 8 देशों में से एक हमारा देश है इंडिया। और इस इंडिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगर हम लोग इस इंडिया का बात करें तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक धूल के समान है ना जी। और उसमें भी हम लोग करोड़ों प्रजातियों में से एक हमारा जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन भी इसको लगता है कि हम यहाँ से बैठ करके और इस पूरे ब्रह्मांड को हम कंट्रोल कर लेंगे, है ना। ये हमारी अधिक सोच है ना, जिसे बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में हम बर्बाद हो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, दिन भर बैठ करके सोचते हैं ये होता तो वो होता, वो होता तो वैसे हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे, है ना। कुछ भी होने के लिए काम करना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हमारा भारत है। अगर भारत का नाम अगर ओरिएंटेशन देखा जाए तो सबसे पहले ऋग्वेद में इस तरह का उल्लेख किया गया है कि एक भरत नामक जन थे। जन मतलब वहां के राजा, है ना। तो भरत के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया भारत का। फिर उसके बाद में एक वायु पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है, उसमें से एक पुराण हमारा वायु पुराण है। वायु पुराण में लिखा गया है कि एक व्यक्ति थे दुष्यंत और उनकी पत्नी थी शकुंतला, है ना। दोनों के एक वंशज, एक पुत्र हुए जिनका नाम भरत था, और उसी भरत के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया भारत, है ना। ये वायु पुराण पुरानी है, हालांकि इससे भी पुराना हमारा ऋग्वेद है। तो ये तो रहा हमारा जो धार्मिक किताबें हैं या सबसे पुरानी जो स्रोत है उसका। जब मध्यकाल में जब मध्य एशियाई लोग भारत आने लगे, जैसे अरब के लोग आने लगे, अफगान के लोग आने लगे, है ना। तो जो भी हमारे पास आक्रमणकारी आए ना, वो अपने साथ कुछ लेखकों को साथ में लेकर के आए थे, है ना। तो उन लेखकों ने अपना अरबी या फारसी भाषा में इसका जो नाम है उसको हिंद कहा, है ना। भारत का नाम कर दिया हिंद। लेकिन कुछ किताबों में, कुछ स्रोतों में लिखा गया है कि जो भारत का जो भूमि है यह आर्यों की भूमि है ना। मतलब जो आर्य थे वो भारत में आकर के यहीं पर रह रहे थे। आर्यों ने ही हमारे यहाँ वेदों को लिखना शुरू किया, जिसमें उन्होंने 4 वेदों को लिखा। तो भारत में जो आर्य आए उनके नाम पर जो नाम पड़ा इसका, उसको हम आर्यावर्त बोलते हैं, है ना। हालांकि इसको हम एक जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं, है ना। यह जम्बू द्वीप, भारत वर्ष जो था, यह भारतीय उपमहाद्वीप को हम सम्मिलित रूप से भारत वर्ष बोलते हैं, और भारत वर्ष जो है वह जम्बू द्वीप का हिस्सा है। बात समझ रहे हैं ना। इसे संस्कृत में पंडित जी को देखिए वेद पढ़ाते वो बोलते हैं भारत वर्षे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे, है ना। तो इस तरह से जो शब्दों का जो लिखा गया है, ये आपके ऋग्वेद में लिखा गया कि इसी क्षेत्र में, बात समझ रहे हैं ना। तो जो कुछ भी आर्यावर्त हो, भारतवर्ष हो, जम्बू द्वीप हो, हिंदुस्तान हो या इंडिया हो, ये सब का सब किसको संबोधित कर रहा है? भारत को।
है ना। जब भारत में ब्रिटिश लोग आए, जब यूनानी लोग आए, तो यहाँ पर जो हमारी नदी थी इंडस, इंडस मतलब सिंधु, है ना, तो उससे वे लोग प्रभावित होकर के इसका नाम रख दिया इंडिया। तो इंडिया, भारत, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, है ना, ये सब का सब हमारा भारत है। इसका जो विस्तार है, इसका अगर हम पूरे क्षेत्रफल का बात करें तो यह कुल 32,87,263, वेरी गुड, ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है। और ये जो क्षेत्रफल है, अगर हम पूरा पृथ्वी का बात करें तो यह पूरे पृथ्वी का 2.4% है ना, 2-2.5% हिस्सा है जो पूरा पृथ्वी का है। और इस पूरे एरिया में 17.5% लोग निवास करते हैं। देख लो, इतनी सी छोटी एरिया में कितना घनत्व है। ऐसा इसलिए है क्या है कि यह जो क्षेत्र है, यह नदियों का देश बोला जाता है। यहाँ पर नदियां इतनी ज्यादा है ना, कि ये नदियां यहाँ के जो उर्वर भूमि है उसको सींचती है, यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होता है, लोग यहीं पर ज्यादा बसे, तो यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि कुल विश्व के जनसंख्या का 17.5% हिस्सा जो है वह भारत में निवास करती है। और इसका जो क्षेत्र है वह पूरा पृथ्वी के 2.4% है ना। अगर इसके एरिया पर हम चले तो इसका जो विस्तार है ना, अगर हम इसके उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें, उत्तर मतलब ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया और नीचे वाला साउथ है, तो इससे विस्तार का बात किया जाए ना, तो यहां से ऊपर से लेकर के नीचे जहां तक हमारा भारत है, भारत के जो मुख्य भूभाग है, इसका जो विस्तार है यह 3,214 किलोमीटर है। बात समझ में आया? जो उत्तर से दक्षिण जो हमारा विस्तार है वह है 3,214 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है यह है 2,933 किलोमीटर। यानी कह सकते हैं कि यह चतुष्फलीय है, यानी कि इसमें चतुर्भुज अगर कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका 4 भुजाओं से इसको हम घेर सकते हैं। चतुष्फलीय इसकी आकृति है, जिसमें जो सबसे जो हमारा उत्तरी सीमा है इसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, है ना। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं ना, नहीं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। और इसका जो दक्षिणी बिंदु है ना, तो अगर दक्षिणी बिंदु में बात करें तो देखो हमारे पास 2 बिंदु है। एक बिंदु तो हो गया यहाँ पर मुख्य भूभाग का, और एक हो गया जो हमारा द्वीप है, इसका एक्सटेंशन है, तो यहां पर है, देख रहे हैं ना। तो इससे और नीचे तक है क्या, तो हम अपना जो विस्तार है वह इसको मानते हैं, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। बात समझ में आया कि नहीं? जो उत्तरी सीमा है वो है इंदिरा कॉल और यह है इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूभाग का बात करेंगे तो कन्याकुमारी के पास में, कन्याकुमारी के पास हमारा अंतिम बिंदु है ना। तो ऊपरी सीमा इंदिरा कॉल और दक्षिणी सीमा इंदिरा पॉइंट। अच्छा, पूर्वी अगर भाग का अगर हम सीमांकन करें तो यह अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ये देख रहे हैं ना, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। और इसमें ये जो है ना, यह निकोबार है। ऊपर वाला हो गया अंडमान और नीचा हो गया निकोबार। तो जो नहीं, हमारा जो दक्षिणी बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। बात समझ में आया? इसी तरह से जो पूर्वी भाग है इसका जो सीमा बनता है, यह अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा एक राज्य है उसका सीमा है। और यह यहाँ एक जगह है, इसका नाम है वलांगू। वलांगू अरुणाचल प्रदेश में, यह हमारा पूर्वी सीमा है। और जो पश्चिमी सीमा है इसको, यह गुजरात में है, इसको सरक्रीक बोलते हैं। यह सरक्रीक है और वह वलांगू। पश्चिम में सरक्रीक और पूर्व में वलांगू। सरक्रीक कहां पर है? गुजरात में। और वलांगू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर हम वलांगू से सरक्रीक का दूरी मापें तो 2,933 किलोमीटर, और यदि हम इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी का दूरी मापें तब कितना हो जाएगा?
3214 किलोमीटर। बात समझ में आया? यह तो एक इसका रेडियस है ना, कि इस एरिया में विस्तृत है। कुल भारत में जो राज्यों की जो संख्या है, या कुल राज्य कितने हो गए? 28, और उसमें से 8 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से जो कुछ राज्य हैं जो ऐसी सीमा बनाते हैं जो इंटरनेशनल सीमाएं होती हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं जो हमारा तटीय सीमा बनाती है ना। तो अगर हम सीमा का बात करें तो सीमाओं को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, है ना। सीमा को कितना भाग में? 2 भाग में बांट सकते हैं। एक को बोल सकते हैं स्थलीय सीमा, यह स्थलीय सीमा हो गया। स्थलीय सीमा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो स्थल से जुड़ा हुआ है क्या। और दूसरा हो गया जलीय सीमा। जलीय सीमा अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो हिस्सा है ना, देख रहे हैं नीचे वाला, ये जलीय सीमा कहने का मतलब है कि जल से ही इसका सीमा जुड़ा हुआ। बात समझ में आया? तो स्थलीय जो सीमा है, हम यहां से लें तो ऐसे ऐसे घूम करके आ सकते हैं ना यहां तक, क्या यहां तक जो हमारा ये वाला बिंदु है क्या। तो इसका जो दूरी है स्थलीय सीमा का, अगर हम लैंड का बात करें तो यह 15,200 किलोमीटर। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट मापन अगर करिएगा ना तो 15,106.7 किलोमीटर है। इसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि 15,200 किलोमीटर है, ऐसे कि हमें याद रहे, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट कितना है? 15,106.7 किलोमीटर है। जबकि अगर हम इसको तटीय बात करें, कोस्टल एरिया का बात करें ना, तो कोस्टल जो तट है वो है हमारा 7,516.7। इसको हम 7,517 मान लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्या हुआ? अब टोटल मतलब कोस्टल एरिया ये है और स्थलीय ये है। तो अगर हम टोटल का बात करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे क्या। अब इसमें से जो स्थलीय सीमा है वह अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है ना, और जो तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा हमारा जल के साथ सीमा बना रही है। कुछ देश ऐसे जैसे श्रीलंका है और मालदीव है जो हमें कोस्टल एरिया के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। मतलब ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनकी जो हमारी सीमाएं हैं वह जल के साथ जुड़ रही है और यह स्थल के साथ जुड़ रही है। अगर हम इस टोटल कोस्टल का बात करें ना, तो इस कोस्टल में कुल जो राज्यों की संख्या है कितना है? ये जो राज्य हैं इसमें से 9 ऐसे राज्य हैं जो हमारे कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को हम छोड़ रहे हैं ना। तो जो कुल अगर हम इसमें जोड़ लें तो 13 हो जाएगा। 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कोस्टल एरियाज में है, तो उनको हम लोग बाद में देखेंगे। जो मुख्य जो हमारा राज्य है, जो 28 में से 9, यह सारा किससे जुड़ रहा है? तटों से। और इसमें जो सबसे लंबा जो तट है वह गुजरात का है। सबसे लंबा तट गुजरात का है। और सबसे छोटा तट यहां पर एक छोटा सा राज्य है, इसका नाम है गोवा। तो सबसे छोटा तट किसका हो गया? गोवा का। सबसे बड़ा तट किसका हो गया? गुजरात का हो गया, है ना। अब इसमें 9 राज्य है। अगर 9 राज्यों को देखिएगा तो ये वाला जो राज्य है ना, यह कौन सा है? गुजरात है। और इसको बोलते हैं महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र। और ये गोवा है, देख रहे हैं। यह कर्नाटक है, कर्नाटक है। यह केरल है, केरल। यह तमिलनाडु है, तमिलनाडु। यह आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ना। यहां पर उड़ीसा है, उड़ीसा है। और यहां पर आइएगा तो वेस्ट बंगाल है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह 9।
तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि कुछ विकल्प दे दिए जाएंगे, 4 विकल्प रहेगा, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा राज्य तटवर्ती राज्य है, मतलब किस राज्य का जो सीमा है वह तटों से लगती है, या कौन सा कोस्टल राज्य है ना। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा। अब इसमें से 4 अगर ऑप्शन हो, इसमें से लगातार दे दे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और एक बीच में मध्य प्रदेश डाल दे, तो आपको एलिमिनेट किसको कर देना है, मध्य प्रदेश को, कि मध्य प्रदेश बीच में है। बाहर जो एरिया है, या इसको लिखते चलिए आप साथ में, अगर लिख लीजिएगा ना, हालांकि जो नोट्स है आपका इसमें सब दिया हुआ होगा, उसको पढ़िएगा तो वह चीज उसमें समझ में आ जाएगा कि हमको, ठीक है ना। लेकिन बेहतर ये होता है कि जब हम लोग क्लास करते हैं ना, तो बोर्ड पर हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, इसके लिए जब भी हम कुछ डेटा अगर लिख रहे हैं तो उसको आप साथ साथ लिखते जाइएगा, तो आपके जो नोट्स है ना उससे मिलान करने में सहूलियत होगी, ठीक है। तो हम लोग कोस्टल एरिया कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो कि हम पूरा भारत का नक्शा नहीं बना करके इस तरह से बना लिए, ठीक है ना। अब मैं इस तरह बनाए और यहां पर फटाफट लिख लिए गुजरात, ये जो भी राज्य आ रहा है ऐसे एरो दे करके हम लिख लिए। क्या इसमें अगर हमको ये डाटा लिखना है तो लिख लेंगे, क्षेत्रफल इतना है, विश्व के क्षेत्रफल का इतना हिस्सा है। ये सारा जो डेटा है ना, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हमारे पास कुछ यूनियन टेरिटरी है ना, 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो तटीय सीमा से लग रही हैं। जैसे यहाँ पर 2 द्वीप है, एक है दमन और एक है द्वीप, और यहाँ पर एक एरिया है, इसको बोलते हैं दादर एवं नगर हवेली, है ना। एक हो गया दादर और दूसरा हो गया नगर हवेली। ये यहाँ पर दमन है और एक दीव है, दमन दीव। अच्छा, ये बीच वाला जो क्षेत्र है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, नाम सुने। गुजरात में खंभात की खाड़ी, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पर हम लोग बंदरगाह पढ़ेंगे तो बताएंगे ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है। तो खंभात की खाड़ी जो है वह दमन द्वीप और गुजरात के तट के बीच में है। तो एक तो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली हो गया, है ना। इसका राजधानी कहाँ पर है, कहाँ पर है, दमन में है ना। पहले जो दमन द्वीप था इसका राजधानी था वह कहां पर था, नागर हवेली, और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का पहले सिलवासा थी, अब कहां कर दिया गया, दमन में कर दिया। तो अब ये जो एरिया है ना, ये तो हमारे एक दमन द्वीप और दादर एवं नागर हवेली हो गया। यहां पर कुछ द्वीपों को देखिएगा, यह द्वीप है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, है ना। और यह जो लक्षद्वीप है इसको बोलते हैं, ये अरब सागर में स्थित है। किस सागर में है, अरब सागर में है, और भारत के पश्चिमी तट पर है। यह पश्चिमी तट से इसका जो दूरी है, सबसे नजदीक में केरल है ना, और केरल का यह तटवर्ती क्षेत्र है। इसके पूर्वी हिस्से में जब चलिएगा तो यहाँ इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी, और इसमें हमारा जो द्वीप समूह है इसको बोलते हैं हम अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। हम लोग अभी एक एक करके इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऊपर वाला जो एरिया है ना, यहाँ से ये वाला अंडमान है, और नीचे वाला जो एरिया है निकोबार है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका जो तट है देख रहे हैं ना, अब ये जितना भी द्वीप है, ये मान लो कि एक छोटा सा द्वीप है, तो इसके चारों ओर ऐसे पानी है कि नहीं है, तो इसका जितना भी यह रेडियस है चारों ओर से घूमेंगे, तो यह जो किलोमीटर हुआ, जो दूरी हुआ, उसको हम इसके तट में काउंट करते हैं, है ना। तो अगर हम इस मुख्य भूभाग के तट को सिर्फ देखें तब यह 6100 किलोमीटर, कितना, 6100 किलोमीटर किसका, मुख्य भूभाग का। लेकिन अगर हम तटीय बात करेंगे तो इसको भी अगर शामिल कर लेना तो 6100 और प्लस द्वीप, इसको दोनों को मिला ले तब कितना हो जाएगा, 75,17 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अगर हमें द्वीप निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे ना, समझे। मतलब यह है कि अगर मान लो कि हम
कोस्टल एरिया का बात की कि तटीय जो हमारा लंबाई है, तट रेखा जो है वो कितना है, 7517 किलोमीटर है, जो यहां से लेकर के ये सारा और साथ में ये जितना भी द्वीप है इसका, बात समझ रहे हैं। तो और इसमें से हमने ने क्या किया कि जो मुख्य भूभाग है, ये हमारा मुख्य भूभाग हो गया, ये हमारा द्वीप हो गया। तो मुख्य भूभाग है ना, मुख्य भूभाग और प्लस द्वीप, यह मिल करके कितना है, 7517 किलोमीटर। और जो मुख्य भूभाग का जो एरिया है इसको हमने मापा है, तो यह है 6100 किलोमीटर। तो द्वीप निकल जाएगा कि नहीं, मतलब इसका जो एरिया है और इसका जो तट का जो लंबाई है वो हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 7517 में से इसको घटा देंगे तो जो आएगा वह क्या हो गया, द्वीपों का जो लंबाई है वो हो गया। बात समझ आया। हम अब इसके सीमा पर बात कर रहे हैं, तो कुछ हमारे पास अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा समझ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो अलग अलग देशों के साथ हमारी सीमाएं लग रही है ना। यह जो गुजरात है यहां से लेकर के और यहां तक, ये जम्मू कश्मीर का जो एरिया है यहां तक, ये पाकिस्तान यहां तक विस्तृत है ना। ये कौन सा है, पाकिस्तान है। और यहां पर एक छोटा सा क्षेत्र है ना, आज वो पीओके में है। पीओके कहने का मतलब है कि वह पाकिस्तान के कब्जा में है, वो हमारे कब्जे में नहीं है। तो पीओके, लेकिन कब्जा उसके हाथ में है, लेकिन उसका जो पेपर है वह किसके पास है, हमारे पास है। दस्तावेज हम रखे हैं, तो मान लो कि आज नहीं तो कल हमारा जो वंशज आएगा वो केस करके वापस कर लेगा। जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज मान लो कि वो रखा हुआ है, जबरदस्ती थुथुरई करके रखा हुआ है ना, लेकिन उस पर लीगल का अधिकार किसका है, भारत का है। किसी दिन वह अपना अभियान चलाएगा, इसको अपने कब्जा में कर लेगा। तो यहां पर एक देश है इधर, अफगानिस्तान। कौन सा देश है, अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है, छोटी सी सीमा है लेकिन सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ जो हमारा सीमा है यह है 3323 किलोमीटर, है ना। 3323 किलोमीटर एक लंबी सीमा है इसके साथ। और अफगानिस्तान के साथ जो हमारा सीमा लग रहा है ना, वह मात्र 106 किलोमीटर लगता है ना। इसके बाद में इधर ही पूरा चाइना का एरिया है, ये सब देख रहे हैं ना, ये पूरा चाइना है। ये बहुत लंबा एरिया है इसका। अगर क्षेत्रफल का बात करिएगा तो क्षेत्रफल में वह भारत से आगे है, बड़ा है, और जनसंख्या में भी भारत से आगे है। अब यह जो एरिया है यहां पर देखिए, जम्मू कश्मीर यहां पर है, जो उत्तराखंड है हमारा, हिमाचल प्रदेश है, यहां पर सिक्किम है, और इधर अरुणाचल प्रदेश है। यह जो 5 राज्य हैं यह चीन के साथ हमारा बॉर्डर साझा करती है। और इसका जो कुल डिस्टेंस है वह है 3488 किलोमीटर। इसके साथ भी जो हमारी सीमा है वह एक लंबी सीमा रेखा है। यह नेपाल है, देख रहे हैं ना, ये नेपाल है। यह लैंड लॉक्ड कंट्री बोलता है, क्या है कि यह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। अगर मान लो कि इधर से हम रोक दें ना, तो यह कहीं निकल पाएगा, चारों ओर से हम ही हैं। एक तरफ से हिमालय है और 3 तरफ से हम घेरे हुए हैं, जाइएगा किधर से क्या, तो हम जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। तो ये लैंड लॉक्ड है। इसके साथ जो हमारी सीमा है वह 1751 किलोमीटर लगती है। किसके साथ, नेपाल के साथ। यह नेपाल है। इसके बाद ये देखिएगा एक छोटा सा यहां पर एरिया है, यह भूटान का है। भूटान भी हम लोग 3 तरफ से घेरे हुए हैं। इधर से देखिए, इधर से बंगाल घेरा है, इधर से सिक्किम घेरा है, इधर से अरुणाचल प्रदेश से घेरा है ना। तो ये हम इसको 3 तरफ से घेरे हैं, एक तरफ से चीन है ना। तो 3 तरफ से अगर घेरे हुए हैं तो ये चीन की तरफ जाएगा, नहीं जा पाएगा। इसके साथ हमारा 699 किलोमीटर का सीमा लगता है ना। अच्छा, इसके बाद में अगर और हम लोग थोड़ा सा आगे चलें तो यहां पर एक देश है, इसको बोलते हैं म्यांमार।
म्यांमार को हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे, अब बोलते हैं इसको म्यांमार बोलते हैं। म्यांमार की जो सीमा है वह इधर हमारा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे लगती है। इसका कुल जो सीमा रेखा है यह 1644 किलोमीटर साझा करती है म्यांमार के साथ, है ना। और जो सबसे लंबी हमारे पास सीमा है ये देखिए, ये चारों तरफ से अगर मान ले, एक तरफ तो इसके पानी है, इधर से पानी है और तीन तरफ से हम घेरे हुए हैं, है ना, लेकिन एक तरफ से इसको निकलने का रास्ता है। इसके साथ सबसे ज्यादा हमारा सीमा है वो है 4096 किलोमीटर का। यह सबसे लंबा सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में। सबसे लंबा सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। अच्छा, यह तब हुआ जब हमारा जो देश बंटवारा हुआ 1947 में, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ने भारत के बंटवारे में बहुत बड़ा उनका रोल रहा था। उन्होंने ही डिमार्किंग किया था कि पाकिस्तान कहां से होगा और भारत कहां से होगा। तो उन्होंने जो डिमार्किंग किया ना उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। जिस लाइन से उन्होंने डिमार्केशन किया है कि इधर पाकिस्तान है इधर भारत है, तो उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, चूंकि उन्होंने ही ऐसा किया था। तो रेड क्लिफ जो लाइन है यह दो हिस्सों में पाकिस्तान को बांट रही है। एक तो इधर वाला जो हिस्सा है यह पश्चिमी पाकिस्तान बोलता है, इसको बोलते हैं हम वेस्ट पाकिस्तान, है ना। और इसके भी जो लाइन है ना इसको हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। यह जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। और यह भी जो लाइन है ना यह भी रेड क्लिफ ने ही निर्धारित किया था, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जो रेड क्लिफ लाइन है वह बांग्लादेश है और पाकिस्तान। लेकिन मुख्य रूप से जो आज जो बांग्लादेश है वह पहले बांग्लादेश नहीं था, वह उस समय पाकिस्तान था। इसको हम पश्चिमी पाकिस्तान और इसको हम पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। तो अगर हम रेड क्लिफ का बात करेंगे, है ना, तो यह सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित है। पाकिस्तान और भारत की जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, है ना। लेकिन वर्तमान समय में जो पूर्वी पाकिस्तान है यह क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। 1971 में इसका जन्म हुआ और यह एक नए स्वरूप में आ गया, इसको हम बांग्लादेश बोलते हैं। बात समझ में आया? तो अगर कभी पूछा जाए कि रेड क्लिफ लाइन किसको किसके बीच है? पाकिस्तान और भारत के बीच है। यहां पर अब देखिएगा कि ये जो लाइन है ना, अच्छा ये वाला जो लाइन, इसका रंग थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर दूं। ये वाला जो लाइन है ना, इसके इस पार में अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के साथ में जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश काल में हम लोगों ने अफगानिस्तान के साथ एक अफगान संधि किया था और उसमें एक लाइन का निर्धारण कर दिया था कि भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है वो ये रहेगा, है ना। और उस सर डुरंड उसके नेतृत्व करता थे और उन्होंने ही इस रेखा का निर्धारण किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था क्या? डुरंड लाइन, डुरंड रेखा। 1896 ईस्वी में। तो डुरंड जो लाइन था ना यह हम लोगों ने खींचा था भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन तब 1896 में पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। बात समझ रहे ना? तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के लिए खींचा गया था, लेकिन 1947 में जब यह बंटवारा हो गया तब यह जो लाइन है वो किसके किसके बीच चल गया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल गया। तो अगर कभी क्वेश्चन में आए कि डुरंड लाइन किसके किसके बीच है और उसमें ऑप्शन रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत और अफगानिस्तान, है ना, तो अगर दोनों ऑप्शन है तो उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान मारना, और अगर दोनों ऑप्शन नहीं है सिर्फ भारत और अफगानिस्तान है तो भी यह सही है, क्योंकि जो 106 किलोमीटर जो ये लाइन दिख रहा है ना ये डुरंड लाइन है। बात समझ रहे हैं ना? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर कोई लाइन है तो कौन सा लाइन है? डुरंड लाइन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लाइन है उसको भी हम डुरंड लाइन ही बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना? उसी तरह से 1914 में एक हमारा समझौता हुआ था चीन के साथ, तब उस समय भी ब्रिटिश शासन थे यहाँ पर। तो ब्रिटिशर्सों ने यहाँ पर क्या किया
कि चीन के साथ में एक सीमा का निर्धारण किया, ये वाला देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन 1914 में इसका निर्धारण कर दिया गया। और यह जो लाइन है यह भारत और चीन के बीच में है। बात समझ में आया? भारत और चीन के बीच कौन सा लाइन? मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन। बात समझ रहे ना? तो आपको ये मुख्य रूप से 3 जो लाइन है इसको याद रखना है। इसके अलावा क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ ना, जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो उसके बाद में कुछ हमारे पास जो विवादास्पद एरियाज रह गए थे, जैसे मान लो कि जम्मू कश्मीर का एरिया है, इधर हैदराबाद का एरिया था, जूनागढ़ का एरिया था। तो ये लोग जो है ना हमारे भारत संघ में विलय नहीं किया था शुरुआती दौर में। बाद में हम लोगों ने या तो जबरदस्ती किया, मतलब सेना का प्रयोग करके किया, या वहां पर वोटिंग करवा लिया, है ना। कुल मिला करके जब हम लोग इधर वोटिंग करा करके या सेना का प्रयोग करके हैदराबाद को हम लोग मिला लिए थे, इधर जूनागढ़ को मिला लिए, तो पाकिस्तान को लगा था कि इसी तरह से जबरदस्ती हम इस कश्मीर को मिला लेते हैं, है ना। तो उस समय भारत पर वो आक्रमण कर दिया था, है ना। कब किया था? 1948 में, सितंबर 1948 में भारत पर वो आक्रमण किया। और इतना जोरदार आक्रमण था। अब उस समय जो कश्मीर था ना वो भारत का हिस्सा नहीं था, है ना। तो भारत का हिस्सा नहीं था, तो पाकिस्तान आक्रमण किया, तो हम कहे ला उससे कुछ बोलने जाए। वहां के जो राजा थे वो हरि सिंह थे कश्मीर के। क्या? हाँ, उसको बोल रहा था वो कबायली हमला है, लेकिन वो कबायली हमला नहीं, सीधा सीधा वो पाकिस्तान का ही हमला था। पाकिस्तानी सेना के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। कबीला का मतलब होता है कि जो घुमंतु लोग हैं वो लूटपाट करने के लिए आक्रमण किए, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें पाकिस्तान का जो सेना था उसका वह सोचा समझा वह साजिश थी। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर अपना धावा बोल दिया, सेना आ गई। लेकिन उस समय जो ये वाला एरिया है ना, यह हमारे पास नहीं था, मतलब भारत का वो हिस्सा नहीं मानते थे, क्योंकि वहां के जो राजा थे वो हरि सिंह थे, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन खुद देख रहे थे। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत में अपना यहाँ प्रशासन संभाले हुए थे। जो यहाँ वायसराय थे वो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि भाई आप मिल जाइए, अगर भारत में मिल जाइएगा ना तो बहुत ताकतवर रहिएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये क्या हुआ कि ऐसे ही बना रहा। लेकिन जब ये हमला किया ना तब इनका दिमाग खुला, लगा कि ना भाई भारत में शामिल हो जाना चाहिए। हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, जब राज्यों के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इसकी विस्तृत कहानी बताएंगे। लेकिन अभी समझिए कि वह जो हमला हुआ था ना, उसके बाद में हरि सिंह भारत आए थे और भारत में आकर के विलय पत्र पर उन्होंने साइन कर दिया कि हम भारत में रहेंगे, है ना। लेकिन उसमें कुछ विवादास्पद चीजें रह गई, जो हुआ कि बाद में जब ये सारा झमेला समाप्त होगा तो हम वहां पर जनमत संग्रह करा लेंगे। वहां की जो जनता है वो जिधर बोलेगी, जनमत संग्रह मतलब होता है वोटिंग, तो जहां पर हम वोटिंग कराएंगे, जहां पर जो लोग कहेंगे, अगर पाकिस्तान कहेंगे तो वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा, अगर भारत में कहेगा तो भारत का हिस्सा होगा। वही 370 वाला जो धारा वाला लफड़ा रह गया, हम लोग इस पर ही बात करेंगे बाद में। तो ये जो एरिया है ना, यह हरि सिंह के हस्ताक्षर करने के बाद में भारतीय सेना गई और सेना ने क्या किया कि लगातार इन पर जो आक्रमण थे, यहाँ पर आक्रमण का विरोध करते करते इनको ठेल करके पहुंचा दिया यहाँ तक। लेकिन मध्य रात्रि में पाकिस्तान क्या किया ना कि चल गया वो यूएनओ में, सुरक्षा परिषद में, कहा कि भाई हम पर भारत हमला कर दिया है ना, उसको रुकवाइए। अब मध्य रात्रि के दौरान जवाहरलाल नेहरू इसको रेडियो सेंटर से, दिल्ली रेडियो सेंटर से जा करके वह घोषणा कर दिए कि भाई युद्ध विराम का हम घोषणा करते हैं, अभी युद्ध नहीं होगी, बाद में कल होकर ऐसा पंचायती जो होगा देखा जाएगा, है ना। लेकिन जो हमारी सेना थी, जिस बॉर्डर पर वह जाकर के रुक गई थी, आज भी जो है ना सीमा वहीं पर है ना। आगे वह उधर पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा है, इधर भारत का कब्जा है। और ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं हम एलओसी। बात समझ रहे हैं ना, ये जो लाइन हम लोग ने खींचा इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो एक तो हमारा जो पाकिस्तान की जो सीमा लग रही है वो हो गया हमारा ये पीओके से जो लगता है उसको बोलते हैं एलओसी, और जो पाकिस्तान के साथ जो हमारे सीमा लगता है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। बात समझ में आया। और इसी तरह से 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था, और ये वाला जो हिस्सा है इस पर उसने भी कब्जा कर लिया है। और जिस लाइन से वह कब्जा किया हुआ है
कश्मीर का हिस्सा, इसको अक्साई चीन बोलता है। हम लोग उसको बोलते हैं कश्मीर, है ना, और वह बोलता है अक्साई चीन। और इस लाइन से जो अक्साई चीन जिस रेखा द्वारा अलग होता है, इसको बोलते हैं हम एलएसी। क्या बोलते हैं? एलएसी, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बात समझ में आया? तो यह अगर हम कुल लाइनों का बात करें तो एक तो हमारा लाइन हो गया रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान इंडिया। उसके बाद में अगर हम मैकमोहन का बात करें, मैकमोहन भारत और चाइना के बीच है। फिर उसके बाद में अगर हम एलओसी का बात करें, एलओसी किसके किसके बीच है? इंडिया और पीओके के बीच। उसको पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, मतलब कि पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र। आप समझ रहे हैं ना? उसको वो आजाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान कहता है कि ये लोग जो है ना, ये हमारे वाला जो क्षेत्र है ये आजाद है, और उधर वाला जो है ना वो आजाद नहीं है। हाँ, उसको पीओके बोलते हैं, मतलब ये वाला एरिया जिस पर वह पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। हम लोगों के पास में ना कश्मीर का ये वाला हिस्सा है 40%, 60% एक आधा चीन कब्जा इधर 30% और 30% ही कर लिया है। तो हम लोगों के पास जो एरिया है ना वो इतना ही है अभी वर्तमान में जो स्थिति है। तो जो एलओसी है यह पीओके और इंडिया के बीच है, और जो एलएसी है वो कहां पर है? इंडिया और चाइना के बीच, मतलब कि अक्साई चीन के बीच। इसको अक्साई चीन कह सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? है ना? तो कुल हमारे पास 4 लाइन है, इसको याद रखिएगा हमेशा। अच्छा, डुरंड भी अभी रह गया, इसके एक लाइन और है, इसको डुरंड बोलते हैं। हाँ, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच। इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। हाँ, तो अब अभी बताया ना 106 किलोमीटर जो ड्यूरंड लाइन है, वो 106 किलोमीटर हमसे भी तो जुड़ रहा है यहां पर। अब डायरेक्ट मतलब क्या, अगर मान लो कि हमारे पास 5 बीघा जमीन है और उसमें से 1 बीघा किसी ने कब्जा कर लिया है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा नहीं है? बोलेंगे कि नहीं कि हमारा जो एरिया है वहां तक है, भले कब्जा किया है, कल होकर के हम लेबे करेंगे उसको। हम्म, ये वाला, हाँ, पीओके के ऊपर वाला हाई वाला एरिया है ना, ये ये पीओके है। इसका फोटो खींच लिए, इसको मिटा कर देते हैं तो फिर ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, यहां पर देखिए, यह जो एरिया है ये इतना ही अफगानिस्तान का है, अभी पाकिस्तान हो गया, है ना। और यहां पर ये देख रहे हैं ना, ये है अफगानिस्तान, देख रहे हैं? ये वाला जो एरिया है ना, ये 106 किलोमीटर है ना। और यहां से ये वो अपना कब्जा कर लिया है ना। और ये जो कब्जा किया ना, इसको बोलते हैं पीओके, है ना। पीओके समझ रहे हैं ना, इस एरिया को हम बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ना, कश्मीर का जो हिस्सा है वो पाक अधिगृहित कश्मीर या पीओके के नाम से जाना जाता है। कौन सा? अरे लाइन का नाम पीओके थोड़े है, लाइन का नाम क्या है ना? लाइन का नाम है एलओसी। फिल्म आया था एगो एलओसी, नहीं देखे तुम लोग? देखना एलओसी, कारगिल युद्ध का। किस जो पाकिस्तान के साथ हाई जो लाइन है, इसको बोलते हैं डुरंड लाइन, है ना। तो हम लोग अपना सीमा इसको मानते हैं,
डुरंड लाइन को। लेकिन जो पाकिस्तान है वह किसको सीमा मानता है? एलओसी को। वो कहता है कि नहीं, आपका जो सीमा है ई है, और हम कहते हैं कि हमारा जो सीमा है कौन है? डुरंड लाइन है। बात समझ में आया? और चीन के साथ जो हमारा विवाद है, वो चीन हम उका कर ये खींच लिया है ऐसे, इसको बोलता है ये वाला एरिया अक्साई चीन का है, तो ये कहता है कि आपका जो सीमा है ना वो एलएसी का है ना। और हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा जो सीमा है ना ये मैकमोहन है, ये हमारा मैकमोहन है। नहीं, यहां तक बात समझ रहे ना। तो ये वाला लाइन को हम लोग कहते हैं कि वो चीन के साथ जो हमारा सीमा है वो मैकमोहन है, और वो कहता है कि नहीं, आपका जो सीमा है वो एलओसी है, हम मैकमोहन को नहीं मानते हैं। वो जबरदस्ती करवा लिया था सब। उस समय अंग्रेज था, ताकतवर था ना, हमारे बाबा जो थे वो कमजोर थे, उनका नट्टी दबा कर करवा लिया था साइन। जैसे हम बोलते हैं ना पंचायती होता है गांव में, तो देखिएगा जब अभी लफंगा हो गया है लड़का, तो दबंग बन गया है, पिस्टल उस्टल लेकर घूमता है अनऑथराइज रूप से, तो जब पंचायती में बैठेगा ना तो लोग कहेगा कि रे भाई तुम्हारा देखो इस पर बाबा साइन किए हैं, देखो ही। कहता कि वो कमजोर थे उस समय, करवा लिया था सब जबरदस्ती नट्टी दबा करके। वो जो दस्तावेज है वो सब फर्जी है, अभी का जो पोजीशन है वो सही है। ऐसा देखे झगड़ा उगड़ा फरियाते हुए, यही कंडीशन है। अब चाइना इस समय ताकतवर हो गया है, तो वो जबरदस्ती कहता है कि यहां तक हमारा है। नहीं, कल होकर के क्या होगा? अगर वो कमजोर होगा तो हम हड़प लेंगे कि नहीं? हड़प भी करेंगे। तो यह हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना। और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में दो ऐसा देश है, एक तो यहां पर हो गया श्रीलंका, और एक देश है इधर जो लक्षद्वीप है ना, तो लक्षद्वीप के पास में एक क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मालदीव। यहां पर छोटा सा देश है, और मालदीव का कंडीशन ही है कि अगला आने वाला जो 25-30 साल है उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी का स्तर बढ़ रहा है ना समुद्र में, अब इसका धरातल पर अब स्तर इतना कम हो गया है कि अब इसके ऊपर चढ़ने वाला है पानी। बात समझ रहे हैं ना। समुद्र का स्तर जब बढ़ेगा, अब यह कंडीशन है। जैसे मान लो कि यह क्षेत्र है जो मालदीव का, ये मालदीव ऐसे यहां पर रह रहे हैं, और यहां पर ये पानी है, समुद्र का स्तर है, और ग्लेशियर पिघल रहा है, तो ग्लेशियर के पिघलने से इसका स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब ग्लेशियर अगर इसी रफ्तार से अगर लगातार पिघलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा मालदीव का होगा, डूब जाएगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो किसको है? मालदीव से। मालदीव का एक दिन अस्तित्व समाप्त हो जाने वाला है। अब एक आदमी के गलती से पूरा आप सभ्यता को नहीं मिटा सकते हैं, है ना। तो कुल मिला करके यही कंडीशन है। तो ये जो दोनों देश है ये भी हमारा पड़ोसी है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी है ना, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। इस यहाँ पर जो जल संधि है ना, कल जो हम लोग बात किए थे, यह पाक जल संधि है ना, पाक जल संधि। और यहाँ पर जो मालदीव है, ये जो एरिया है ना, यह अरब सागर का एरिया है। तो इसका जो सीमा है हमारा समुद्री सीमा लगता है, और इसके साथ भी हमारा समुद्री सीमा है। तो जो जलीय सीमा से जो हमारा पड़ोसी देश जुड़ने वाले हैं वह दो हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। और स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले कितने देश हो गए? एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, है ना। तो 7 जो देश हैं वह स्थलीय सीमा से जुड़े हैं, और 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, है ना। अब कुछ राज्य हैं जो इनके साथ इनका सीमा बनाती है। जैसे अब राज्यों के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, 5 ऐसे हमारे देश में राज्य हैं जिनकी जो सीमा है वह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से नहीं जुड़ती है, और बाकी सारा जो राज्य हैं वह किसी न किसी रूप में अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ रही हैं।
तो इधर के जितना भी किनारे पर जितने भी राज्य हैं वह सब के सब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित जो राज्य हैं उनको हम लोग एक एक करके आगे कल की क्लास में करेंगे। आप लोग क्या करिएगा कि इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है यह सिर्फ परिचय है, अभी भारत का भूगोल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यह सिर्फ भारत से परिचित हम लोगों ने हुए कि भारत का स्थिति क्या है, ठीक है ना।